हेलो स्टूडेंट्स, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी। आज हम देखेंगे सेम क्वेश्चन में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर दिया जाए तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या चेंजेस आएगा और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसके हेल्प से हम समझेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन को कैसे हम ट्रीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कर सकते हैं। तो नाउ उसी क्वेश्चन में हमने क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2017 रुपीज 10,000 एंड रुपीज 12,700 ऑन 31st March 2018। ठीक है, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर रुपीज 2018 रुपीज 250, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 8,000 फॉर 2018। 1/3 of donation is to be capitalized. On 1st April 2017, club has building rupees 50,000, furniture rupees 15,000, sports equipment rupees 20,000. Charge depreciation on billiard table 5% per annum and on furniture at the rate 10% per annum. ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से आपको समझा पाए। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कैसे हमने सब्सक्रिप्शन को डील किया था जब उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट के अंदर ही कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। अभी हम फिर से राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, इनकम साइड से, और जो भी ट्रीटमेंट है एडजस्टमेंट है उनको हम ब्लू पेन से नोट डाउन करते जाएंगे। इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि इन चीजों को एडजस्ट किया गया है या एडिशनल इंफॉर्मेशन को ट्रीट किया गया है। चलिए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इनकम साइड रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का रिसिप्ट साइड दिया हुआ है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन 2017 में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था एडिशनल इंफॉर्मेशन में 10,000, लेकिन जितना सब्सक्रिप्शन आपके ठीक है प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड होगा, आपको सिर्फ उसी को डिडक्ट करना है, पूरे को डिडक्ट नहीं करना है। इंफॉर्मेशन में तो बताया है कि 10,000 रुपीज टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था मीन 10,000 रुपीज 2017 में आपको नहीं मिला था। और रिसिप्ट एंड पेमेंट एक कैश बुक है, उसमें आपको यह इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जितना सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें प्रीवियस ईयर का आपको कितना रिसीव हुआ, 8,000 रुपीज रिसीव हुआ। तो हम इसको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मानते हुए डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल की 12 मंथ की इनकम या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 को भी हम डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इस साल को बिलोंग नहीं करता। ये भी कब के लिए मिल गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमको मिल गया है। और आगे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये बताया गया है कि करंट ईयर में हमको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना नहीं मिला, 12,700 रुपीज नहीं मिला। मींस जो इस साल हमको रिसीव होनी थी लेकिन नहीं हो पाई इनकम, कितने किया, 12,700 किया। तो इस 12,700 के इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल हमारा 57,000 रुपीज का 57,500 रुपीज का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव होना था, जो कि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में क्या किया गया, इनकम साइड क्रेडिट कर दिया गया बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट कितना है आपका 2,250 और इसका आउटस्टैंडिंग कितना है 250। इसको करंट ईयर का माना जाएगा क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हमारा एक इंफॉर्मेशन है कि सेल ऑफ ओल्ड बैट्स, वहां लिखा हुआ है कॉस्टिंग 5,000 और हमको रिसीव कितना हो रहा है 4,600। तो हमने जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल या हमने जो बैट्स वगैरह सेल किए वो टोटल कितने के थे
5000 के थे लेकिन बेचा कितने में 4600, तो उससे हमको लॉस हो गया, जिसको मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट किया हुआ है। 5000 का एसेट्स कितने में गया 4600 में, तो आपको कितने का नुकसान हुआ 400 का नुकसान हो गया। ठीक है, अब उसी के बाद एक इंफॉर्मेशन और है कि हमने कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को जो कॉस्टिंग 500 के थे 750 में सेल किया है। इसको भी ब्लू पेन से हाईलाइट किया गया है कि 750 के में बेचा गया, लेकिन वो थे कितने के 500 के, तो हमको 250 का फायदा हुआ। तो फायदा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ है और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिट साइड रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, नाउ एंट्रेंस फी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6000 रुपीज का है। डोनेशन हमारे पास टोटल है 2910 रुपीज, दैट इज 2910 रुपीज। इसका 1/3 पोर्शन आपको कैपिटलाइज करना है, मींस आपको उसको कैपिटल नेचर का मानना है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल नेचर है अकाउंट है, यहां इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चला जाएगा। 1/3 ऑफ डोनेशन, ठीक है, 1/3 ऑफ डोनेशन कैपिटलाइज लिख दिया गया यहाँ पर। 970 रुपीज को डिडक्ट कर दिया गया क्योंकि अब ये रिवेन्यू नेचर का नहीं है। ठीक है, हम इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट कहां से आया, अब हम एक्सपेंडिचर तरफ जाते हैं। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल 3500 रुपीज का है, अपकीप ऑफ ग्राउंड 12000 रुपीज का है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नाउ सैलरी इज रुपीज 20,000, सैलरी इज रुपीज 20,000, बट इसमें भी क्या बताया हुआ है कि प्रीवियस ईयर का कितना इंक्लूड है इसमें 4000, तो हम इसको डिडक्ट कर देंगे। मतलब जो प्रीवियस ईयर में सैलरी आउटस्टैंडिंग थी उसको हमने इस साल पे किया, जो इस साल को बिलोंग नहीं करता तो हम इसको डिडक्ट कर देंगे। 16,000 रुपीज हमारा बचा। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है कि करंट ईयर में हमने कितने की सैलरी नहीं दी है, 8,000 रुपीज हमने अभी भी नहीं दिया है। दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी एडेड। क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सैलरी में इसको ऐड करना है। नाउ द टोटल सैलरी इज 24,000, जितना हमको पे करना था और जो टोटल इस साल की हमारी एक्सपेंस होने वाली थी। ऑफिस एक्सपेंसेस 1600 का है, कितने का है 1600 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2550 रुपीज का है। यहां तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है किसमें, ऑफिस एक्सपेंसेस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। नाउ डेप्रिसिएशन हमको बताया गया था कि बिलियार्ड टेबल पे 5% है। बिलियार्ड टेबल एडिशनल इंफॉर्मेशन में अवेलेबल नहीं है, हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो हमारे पास है या नहीं। बिलियार्ड टेबल पे हमको 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। 1500 रुपीज हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्योंकि उसकी वैल्यू 30,000 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है और हम ये मानेंगे कि वो बिगिनिंग में ही परचेज किया गया है। अब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना है 10%, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में 25,000 की है। ठीक है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना की है 25,000 की। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पहले हमारे पास क्या अवेलेबल है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जहां पर बताया है कि 1 अप्रैल को भी हमारे पास कुछ फर्नीचर्स थे जो कि 15,000 के थे और 15,000 के पुराने एसेट्स अगर हमारे पास में है तो उस पे हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, और नए एसेट्स पे भी कितना लगाना है 10% लगाना है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी एसेट्स खरीदा जाएगा वो करंट ईयर परचेज माना जाता है। इस बात को आप बहुत ध्यान देंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जो भी एसेट्स दिखाई देते हैं जिनके लिए पेमेंट हुआ है या टेंजिबल एसेट्स हैं, उनको आप करंट ईयर का एसेट्स मानेंगे। कौन से ईयर का, करंट ईयर का एसेट्स परचेज मानेंगे। ठीक है, तो उस पे आप प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन भी लगा सकते हैं। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन मींस जितने दिन उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, 3 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ। लेकिन जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिगिनिंग की एसेट्स दी हुई है उसमें आपको पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि अगर कोई एसेट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट में है, अगर उसके बारे में बताया डेप्रिसिएशन लगाना है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बिगिनिंग की एसेट्स जो एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिल रही है या बैलेंस शीट से मिल रही है बिगिनिंग के, उस पे आपको अगर डेप्रिसिएशन का क्लॉज है तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज आपको करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पर लिखा बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड। डिफेंस बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड, वर्ड आता है बॉन्ड, तो बॉन्ड आपको याद रखना है दैट इज अवर इन्वेस्टमेंट। अभी आप
कंपनी चैप्टर में बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि सिक्योरिटीज और बॉन्ड क्या है। इंटरेस्ट बियरिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट बियर करते हैं, इंटरेस्ट कैरी करके रखते हैं। इनके ऊपर या तो इंटरेस्ट देना पड़ता है या तो इंटरेस्ट लेना है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये भी क्या कहां दिखाई दे रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। मींस करंट ईयर में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 15,000 का डिफेंस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, लेकिन होल ईयर के लिए नहीं किया, सिर्फ आपने जनवरी 2018 को ये इन्वेस्टमेंट किया है। कब किया, जनवरी 2018 को। तो 15,000 का सिर्फ आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए या मिलेगा, जो कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होना चाहिए। प्लीज ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना, उस इंटरेस्ट को आप जाके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए कि वो उतना इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अवेलेबल है या नहीं। रिसिप्ट साइड होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, रिसिप्ट साइड, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट किया, सपोज वहां पर इंटरेस्ट नहीं है या है, ठीक है तो वो उस इक्वल अमाउंट के बराबर होना चाहिए जो आपने कैलकुलेट किया। समझ में आया कि नहीं, या ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि प्रीवियस इन्वेस्टमेंट में भी मिलता है, ठीक है। अगर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर वो कम मिलता है आपको, तो आपको ये मानना है कि जो आपने कैलकुलेट किया है और जितना इंटरेस्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उस इन्वेस्टमेंट से आया है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आप रिमेनिंग अमाउंट को आउटस्टैंडिंग मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आउटस्टैंडिंग ट्रीट करेंगे और ऐड करके दिखाएंगे। सेम वे में अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उस इंटरेस्ट को खोजना है रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से। लेकिन हमारे रिसिप्ट साइड में तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है मींस रिसिप्ट साइड में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है मींस क्या करेंगे, आप उसको पूरा का पूरा एक्रूड या आउटस्टैंडिंग मान लेंगे, ठीक है। इसको मैं ब्लू पेन से हाईलाइट करता हूं, 375 रुपीज पूरा का पूरा क्या है, आपका आउटस्टैंडिंग है। अब आप क्या करेंगे, इसको हिडन एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में बैलेंस शीट में भी ट्रीट करेंगे। ये एडजस्टमेंट्स आपको हाइडली दिया हुआ है। एक और ट्रीटमेंट है जिसका डिस्कशन हमने नहीं किया, टूर्नामेंट फंड हमारे रिसिप्ट साइड दिया है और टूर्नामेंट एक्सपेंस पेमेंट साइड दिया हुआ है। हमने उसको दोनों ही तरफ ट्रीट नहीं किया, ना रिसिप्ट साइड ट्रीट किया ना, ठीक है, मतलब ना हमने उसको एक्सपेंडिचर माना ना ही इनकम माना, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका करना क्या है हमको, तो टूर्नामेंट फंड या किसी भी इवेंट के लिए बनाया गया फंड, किसी पर्पस के लिए बनाया गया फंड लायबिलिटी है, उसका ट्रीटमेंट कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड नहीं किया जाता। अगर कुछ क्लॉजेज हैं कि उसको क्या किया गया है, रेवेन्यू ट्रीट किया, तब तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है कि अगर हम उसको ले रहे हैं तो किस वे पे ले, किस वे पे लेंगे। आपको क्या करना है, आपको टूर्नामेंट फंड को जो भी है वो लायबिलिटी है तो उसको जो भी एक्सपेंस होगा रिड्यूस करके बैलेंस शीट में भेजना है। कोई एक्सपेंस नहीं होगा, पूरा फंड लायबिलिटी साइड जाएगा। लेकिन अगर फंड कम हो जाता है और उससे रिलेटेड एक्सपेंस ज्यादा है, फिर से सुनिएगा, फंड कम हो जाता है उससे रिलेटेड एक्सपेंस ज्यादा है, तो आप जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा फंड और एक्सपेंस को माइनस करने के बाद उसको आप किस तरफ शो करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड, रिमेनिंग टूर्नामेंट एक्सपेंस या इवेंट एक्सपेंस करके शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक का जो मेरा टोटल है दैट इज 68,565। $68,565 है हमारे इनकम का टोटल, जो कि एक्सपेंस के टोटल से ज्यादा है। किसके टोटल से ज्यादा है, एक्सपेंस के टोटल से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट होता था दैट इज नेट प्रॉफिट, अब हमको उसी नेट प्रॉफिट को एनपीओ में सरप्लस रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, सरप्लस। हम यहां लिखेंगे टू सरप्लस ऑफ income excess of
लिखेंगे इसको, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। टोटल कितना है, इस तरफ आपका 565 रुपीज है, और यहाँ आपको टोटल जो है सरप्लस हुआ है, आपकी इनकम कितनी ज्यादा है, 19,015 रुपीज ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से। दैट इज योर सरप्लस, जो कि आपके एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा लाइक प्रीवियस बैलेंस शीट्स। ठीक है, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, किसके, एनपीओ में बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर कैसे बनाना है। लेकिन बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर बनाने से पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके पास कैपिटल फंड अवेलेबल है या नहीं है। क्या करने से पहले, बैलेंस शीट जो आप प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट जो आप प्रिपेयर करने वाले हैं कब, एज एट 31 मार्च, अकाउंटिंग ईयर क्या हमारा 2018, इसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है या नहीं। अगर कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैपिटल फंड का। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं या ओपनिंग बैलेंस शीट या बिगनिंग ईयर की बैलेंस शीट बनाकर भी आप इसको देख सकते हैं। बिगनिंग ईयर की बैलेंस शीट का मतलब है जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है उसी को हम बिगनिंग मानते हैं। अंतर ये होता है कि वहाँ हम 31 मार्च 2017 ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च 2017 ना लिखते हुए, क्योंकि प्रीवियस ईयर की एंड की बैलेंस शीट का यूटिलाइजेशन इस साल हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बिगनिंग की बैलेंस शीट बोलेंगे। दैट इज 1 अप्रैल 2017। और अब क्या करना है हमको कि यहाँ पर देखेंगे कि बैलेंस, हमारे पास तो कैपिटल फंड अवेलेबल है नहीं, कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन से आइदर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आइदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैश बैलेंस कितना है आपके पास, जो कि आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगा। 77,890 रुपीज हमारे पास कैश बैलेंस अवेलेबल है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज है। ये ब्लू पेन से जो भी लिखा हुआ है दैट इज फ्रॉम एडजस्टमेंट्स। कहां से आया हुआ है, एडजस्टमेंट से। बिगनिंग की हमारी एसेट्स है, बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की है। स्पोर्ट्स मटेरियल इक्विपमेंट कितने के हैं, 20,000 के। और ओल्ड जो फर्नीचर हमारे पास कितने के अवेलेबल है, 15,000 के। सेल का ट्रीटमेंट या बिके हुए एसेट्स का ट्रीटमेंट यहां पर आपको नहीं करना है अगर उससे रिलेटेड एसेट्स आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है। बिगनिंग की एसेट्स आपको पहले से बताई गई है, तो सेल किए हुए एसेट्स को आपको एडजस्ट नहीं करना है। नहीं तो हमने क्या किया था प्रीवियस में कि जो एसेट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सेल हुए थे उसको हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का एसेट्स मान के रिकॉर्ड किया था। तो ये काम अब नहीं करना है। जैसे हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा हुआ है तो स्पोर्ट्स मटेरियल का जो भी सेल हुआ है वो वैल्यू एसेट्स नहीं मानी जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि 1 अप्रैल को जो हमारे पास एसेट्स थी, पुरानी एसेट्स 20,000 की, उसको ड्यूरिंग द ईयर सेल किया गया है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई सेल एसेट सेल होती है और उसका इंफॉर्मेशन आपके पास में कहाँ पे नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली ओल्ड एसेट्स या 1 अप्रैल का एसेट्स मान सकते हैं। लेकिन जब वो एसेट्स की वैल्यू ऑलरेडी दी है बिगिनिंग की, तो आप उसको ये मानेंगे कि ये एसेट्स इसी में इंक्लूड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर की आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, सैलरी के साथ मिल जाएगी। 4,000 की है। टोटल हमारा जो आ रहा है वो है 1,02,890, जो किससे ज्यादा है, लायबिलिटी से ज्यादा है। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी का, दैट इज योर कैपिटल फंड। क्या है, कैपिटल फंड है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके हेल्प से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट या एंड ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर
कर सकते हैं। ये तो हमारा कैपिटल फंड मिल गया, ठीक है। इसको बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना पैसा आया जितना गया वो रहता है। अगर कोई टेंजिबल एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स आपके पास अवेलेबल है जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट या बिगनिंग के बैलेंस शीट में है और टेंजिबल नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है, उसको सेल नहीं किया गया है या नहीं बेचा गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड होते जाएंगे। मीन्स जैसे बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, अगर उनकी पूरी वैल्यू सेल नहीं हुई है तो कहां पर भी आएगी ये, इस बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर होगी। इसका ये एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बाइक है, 4 बाइक है, 4 बाइक में से अगर आप बेच देते हैं 1 तो बाकी 3 तो आप कंटिन्यू करेंगे, 3 तो आपके पास बैलेंस शीट में दिखाई देना चाहिए। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में तो 4 थी, अभी की बैलेंस शीट में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस यही करना है। अगर आप 2 और खरीद लेते हैं, 2 और ऐड कर लेते हैं तो 5 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? मतलब एसेट्स पुरानी वाली के साथ नई वाली एसेट्स ऐड हो सकती है। अगर नहीं होती है, कोई चेंजेस नहीं है, तो पुरानी एसेट्स एज इट इज आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती रहेगी। लेकिन डेप्रिशिएट होने के बाद अगर उसमें डेप्रिसिएशन है तब के कंडीशन में अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड हम ले लेते हैं यहां पे। समझ में आया आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फिर से हमको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या लेना है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, बैलेंस ब्रॉट डाउन को लेना है। इस समय आपको किसको लेना है, आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन को नहीं, कौन से बैलेंस को लेना है, बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग वैल्यू को, जो बैलेंस आपको एंड में किससे मिला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, दैट इज योर 13,250 में भी, है ना। कितना है, 13,250। क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसका आप अपने पास कोई सोर्स या नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में स्क्रीनशॉट से, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा समझने में, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल देखिए पिछले साल आपका 2017 का हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपीज टोटल आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 8,000 आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिल चुका है। मींस अभी तक आपको कितना सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, 2017 का नहीं मिला, तो वेट करना पड़ेगा। और जब तक कोई कैश आपको रियलाइज नहीं हो जाती तब तक वो आपकी एसेट्स होती है। अगर वो एसेट्स, ठीक है, जब तक वो कैश में कन्वर्ट ना हो जाए, जो भी आपने किसी को से लेने हैं या जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा, अगर वो बिक जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक वो क्या होगी, आपकी एसेट्स रहेगी। लिक्विडिटी नहीं हो जाती तब तक वो आपकी एसेट्स रहती। तो आपको सब्सक्रिप्शन कितना लेना है, अब 2018 का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था वो तो पता है भाई, 12,700, दैट मीन्स 14,700 रुपीज आपका टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि 2017 का पूरा पैसा आपको 2018 में नहीं मिल पाया, ठीक है। अब बिल्डिंग आपकी कितने की थी, अगेन इसमें कोई चेंजेस नहीं, मैंने जहां से ले लिया इसको दोनों जगह, ये तो वर्किंग नोट है। ये बिल्डिंग पिछले साल भी थी, इस साल भी रहेगी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो सेम वैल्यू पे टेंजिबल एसेट्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपने क्या किया कि भाई आपके पास टोटल इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के थे, 20,000 रुपीज के, 20,000 रुपीज के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपने क्या किया, प्लस न्यू इक्विपमेंट्स। न्यू इक्विपमेंट्स कहां से आएगा आपका, कहां से मिलेगा आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। कितने रुपए का है, 8,600 का आपने इक्विपमेंट खरीदा, टोटल कितने के हो गए, 28,600 के हो गए ये, ठीक है, 28,600 के इक्विपमेंट हो गए। अब इसमें आपको माइनस करना है सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट्स, कौन कौन से, बैट और आपने अदर इक्विपमेंट को सेल किया है, तो टोटल उनकी कॉस्टिंग जितने में वो बिका है, 5,000 का बैट आपने सेल किया,
और 500 का आपने अदर इक्विपमेंट सेल किया, 5500 रुपीज आपको क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। दैट मीन्स 23,100 आपका 23,100 आपके पास अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर कितने की अवेलेबल है आपके पास, 15,000 की। इसमें से आपने न्यू कितना खरीदा, प्लस न्यू फर्नीचर 25,000, टोटल ये हो गया 40,000 का। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर देंगे इसमें हम, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास टोटल 36,000 का क्या आ गया, फर्नीचर है। ठीक है, बिलियार्ड टेबल भी हम ले लेते हैं यहां पर। बिलियार्ड टेबल कितने का है, 30,000 का। इस पे भी हमने 5% डेप्रिसिएशन लगाया है, तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी, 28,500 हो जाएगी। नाउ अब हम इन्वेस्टमेंट को 10% डिफेंस बॉन्ड को ले लेते हैं। 10% डिफेंस बॉन्ड, जो भी एसेट्स, देखिए ये वाला एसेट्स हो गया एक, और एक ये वाला एसेट, ये दो एसेट्स आपके बाद में क्रिएट हुए हैं। ये कैसे पता चला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने इनके लिए पे किया है। इसमें आप प्लस करेंगे इसका एक्रूड इंटरेस्ट, आप इसका ऐड कर देंगे 15,000 प्लस 375, तो इसका जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो हो जाएगा, इंक्लूड होने के बाद 15,375 का आपका इन्वेस्टमेंट। आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, ऐड नहीं करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, 15,000 का है। कितने का है, 15,000 का डिफेंस बॉन्ड है, और इसका एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड आपका है 375 रुपीज का। तो ये टोटल आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड ट्रीटमेंट करना। इस बार बैलेंस नहीं शो करेगा बैलेंस शीट, क्योंकि ये वर्किंग नोट था। इस बार आपका बैलेंस शीट दोनों साइड या एसेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल हो जाना चाहिए, टैली करना चाहिए। नहीं तो आपने गलत बनाया या कुछ चीजों को छोड़ दिया या कहीं पर आपने मिस्टेक किया हुआ है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2018 की। कितनी रुपए की है, 8,000 का आउटस्टैंडिंग बचा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 का कितना है, 7,200। ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे टूर्नामेंट फंड का ट्रीटमेंट। 25,000 का था, इसमें से हम प्लस कर देंगे, नहीं माइनस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस जो हमने ड्यूरिंग द ईयर किया हुआ है 17,900। दैट मीन्स 7,100 आपका टूर्नामेंट फंड आपके पास अभी अवेलेबल है, जो खर्च होने से बच गया है। इसके बाद है लीगेजीज। लीगेजी आपकी है 37,500 की, और लाइफ मेंबरशिप फी जो है आपकी 2,500 की है। अब बचा हुआ डोनेशन जो कैपिटलाइज किया गया है। डोनेशन क्या किया गया था, जो 1/3 जो पार्ट है आपको उसको लेना है 970 रुपीज का। ठीक है, या मैं अमाउंट को ब्रैकेट में मैंने बता दिया है कितना कैपिटलाइज होगा। अब हम लेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 98890 आपका
अमाउंट है, इसमें आपको ऐड करना है सरप्लस। नेट प्रॉफिट मीन्स जो आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी में मिलता था उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते थे, हम इसको सरप्लस बोलेंगे। 19,015 रुपीज का है, 19,015 रुपीज का, तो 11,790 रुपीज का आपका टोटल लायबिलिटी साइड भी वैल्यू खत्म हो गई। और चेक कर लीजिए अगर कोई चीज छूट गई हो तो उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन नेचर पता होना चाहिए, सिर्फ कैपिटल नेचर का हो और इस ईयर, ठीक है, बैलेंस शीट में फिर वो एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर हो जाएगा। हमने उन्हीं एसेट्स को 2017 से 18 में लिया है जो कि टेंजिबल नेचर के हैं और करंट ईयर में उनका क्या नहीं होता, सर्विसेज खत्म नहीं होती, या करंट ईयर में उन एसेट्स को हम यूटिलाइज कर लेते हैं अगर, तो उनको हम नेक्स्ट ईयर फिर ट्रांसफर नहीं करते हैं। 2017 में जो भी एसेट्स थी उसमें जैसे कैश चेंज हो गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चेंज हो गया, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स, फर्नीचर, वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पर यहाँ गए, उसके बाद उनको ट्रीट किया गया है। हमारा टोटल जो बैलेंस शीट है 181,175 रुपीज का आपका बैलेंस शीट हो गया। ये टोटल ऑफ योर बैलेंस शीट है, क्या ये टोटल है बैलेंस शीट का, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब सब्सक्रिप्शन सेपरेटली दिया रहता है, मेंबर्स दिए रहते हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, कंज्यूमेबल स्टोर्स वगैरह अगर अवेलेबल हैं तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे, कंज्यूमेबल आइटम्स को, और ठीक है बाकी अदर ट्रीटमेंट्स और किस तरीके से एडजस्टमेंट्स को किया जा सकता है। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट्स हम इसमें कर सके, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को भी हमने छोटा रखने की कोशिश की है, ज़्यादा क्वेश्चन को बड़ा नहीं किया है ना। तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए और सॉल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।